दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई हुई और इस सुनवाई में क्या कुछ हुआ और कैसे इस पूरे के पूरे मसले को आगे बढ़ाया गया, सब कुछ मैं आपको जल्दी जल्दी तफसील से बता देती हूँ। दोस्तों, इस पूरे मसले पे 3 जजों की बेंच बैठी हुई है। आप जानते हैं सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना इस पूरे मसले पर सुनवाई कर रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन, 3 जजों की बेंच है। और ठीक 2 बजे लिस्टेड था मामला और ठीक 2 बजे मामले में सुनवाई शुरू हो गई। सीजीआई ने सुनवाई जब शुरू हुई तो कहा, हमने काउंटर एफिडेविट पर बहुत गहराई से विचार नहीं किया है। हाँ, आपने पंजीकरण के संबंध में कुछ बिंदुओं उठाए हैं और कुछ विवादित आंकड़े दिए हैं जिन पर कुछ विचार करने की आवश्यकता है, सीजीआई ने कहा। और आगे सीजीआई ने कहा, आपने कुछ पहलुओं पर विचार किया है लेकिन उन्हें स्पष्ट करने की आवश्यकता है। मुझे अंतरिम चरण में कोई फैसला या आदेश सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं। इस मामले की सुनवाई यथोचित रूप से जल्दी करनी होगी, ये मेरे समक्ष नहीं होगा। मतलब सीजीआई ने कहा कि इस मामले में जल्दी सुनवाई होनी चाहिए वक्फ मामले में, लेकिन उनके रहते ये नहीं हो सकता क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों कि सीजीआई जल्द रिटायर हो रहे हैं। 14 तारीख को, इसी महीने को सीजीआई संजीव खन्ना रिटायर होने वाले हैं। लेकिन संजीव खन्ना ने अपने रिटायर होने से पहले कहा कि वो चाहते हैं कि इस मामले में जल्द सुनवाई हो, लेकिन उनके रहते ये नहीं होगा। आगे सीजीआई ने कहा, अगर आप सभी सहमत हैं, मतलब सभी लोग जो इस याचिका के समर्थन में हैं, जो इस याचिका के खिलाफ है, उन सभी से कहा, तो हम इसे बुधवार को जस्टिस गवई की बेंच के समक्ष रखेंगे। मतलब अगले हफ्ते की तारीख देने की कोशिश की सीजीआई ने। उनसे तमाम पक्ष के लोगों से पूछा तो दोस्तों सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं। मतलब सरकार की तरफ से कहा गया कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे मसले पर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ आज सुबह की अपनी पहली वीडियो से कि इस पूरे मामले में सरकार पहले ही अपना जवाब दे चुकी है। सरकार ने सबसे पहले जवाब के लिए वक्त मांगा था, सरकार अपना जवाब दे चुकी है। दोस्तों, इसके अलावा सरकार के जवाब का खंडन भी आ चुका है क्योंकि वो याचिकाकर्ता जो इस कानून के खिलाफ हैं वो अपनी बात भी बोल चुके हैं। इसीलिए अब इस पूरे के पूरे मसले पर सीजीआई ने आज कहा कि वो चाहते हैं कि ये मामला जल्द से जल्द, मतलब इसकी सुनवाई हो, ये बहुत लंबा ना खींचे, लेकिन उनके रहते ये नहीं हो सकता क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। आगे सीजीआई ने कहा, मुझे उन्हें 2 या 3 दिन देने होंगे। किन्हें? जस्टिस गवई। दोस्तों, जस्टिस गवई ही सीजीआई के रिटायरमेंट के बाद देश के नए सीजीआई बनेंगे। तो जस्टिस गवई के लिए जस्टिस खन्ना ने कहा, मौजूदा सीजीआई ने कहा कि मुझे उन्हें, यानी कि जस्टिस गवई को 2-3 दिन देने होंगे क्योंकि इतना बड़ा ये मामला है तो किसी भी जज को स्टडी करने में वक्त लगता है। तो जस्टिस गवई इस मामले को स्टडी करेंगे, इससे पहले उनको कुछ वक्त देना होगा, ये जस्टिस खन्ना ने कहा। और अभिषेक मनु सिंघवी उसके बाद बोले कि अगला सप्ताह बेहतर होगा, मतलब अगला बुधवार बेहतर होगा। इस पूरे के पूरे मसले में सरकार और अभिषेक मनु सिंघवी दोनों एक बात बोले। यहाँ मैं आपको बात दिला दूं दोस्तों कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ये 2 वकील हैं जिन्होंने इस पूरे मसले पर वक्फ कानून के खिलाफ जबरदस्त तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखी। और कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की जोरदार दलीलें ही थी दोस्तों, जिसकी वजह से सीजीआई संजीव खन्ना ने केवल 2 सुनवाइयों में इस मुद्दे पर 2 ऐसे आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी जिसको लेकर सरकार को राजनीतिक तौर पर काफी एक एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी थी। अब सीजीआई ने कहा है दोस्तों कि अगले गुरुवार को जस्टिस गवई की पीठ के समक्ष मामला जाएगा और जस्टिस गवई अब इस पूरे मामले को देखेंगे। और हालांकि इसके जवाब में मजाक में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि न्यायाधीश हमसे छुटकारा पाने का एक त्वरित तरीका खोज रहे हैं। सब जानते हैं कि जस्टिस खन्ना रिटायर होने वाले और अब इस पूरे के पूरे मसले में वो चाहे भी तो लंबी सुनवाई नहीं कर सकते। तो एक मजाक किया अभिषेक मनु सिंघवी ने कि आप तो हमसे छुटकारा पा रहे, लेकिन अब इस पूरे के पूरे मसले की नई तारीख आ चुकी है दोस्तों। और अब नई तारीख के हिसाब से ही इस पूरे मसले में सुनवाई होगी और जो अगली तारीख दी गई है वो 15 मई दी गई है। यानी कि सीजीआई संजीव खन्ना की रिटायर होने के तुरंत बाद जस्टिस गवई की पीठ इस पूरे के पूरे मसले पर सुनवाई करेगी और इस बात को लेकर दोनों पक्ष राजी हो गए हैं। अब यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है दोस्तों कि जस्टिस खन्ना ने जो बात बोली कि वो चाहते हैं कि मामला जल्द से जल्द अपना एक अंजाम ले ले, ये बात सही है दोस्तों, क्योंकि जैसा कि इतने गंभीर मसले अमूमन जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो मैंने भी ये उम्मीद की थी कि यही होता है कि अलग अलग पार्टीज को सुप्रीम कोर्ट नोटिस दे देता है। लेकिन आपको याद होगा जब पहली बार इस मामले में सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट उसी वक्त आदेश देने को, अंतरिम आदेश देने को तैयार हो गया था। वो तो सरकारी वकील ने सुप्रीम कोर्ट को रोक दिया, सीजीआई संजीव खन्ना को रोक दिया कि आप अंतरिम आदेश मत दीजिए, हमें वक्त दे दीजिए जवाब देने का। तब सीजीआई ने उनसे कहा कि आप अभी जवाब दे दीजिए। तो सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उस वक्त कहा कि हमें
थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। तो उनको 1 दिन का वक्त दे दिया गया। अगले दिन का जब वक्त दिया गया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी बात रखी, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही सख्त रुख अख्तियार किया गया और जो विवादित मसले थे इस पूरे के पूरे कानून को लेकर, उसमें अंतरिम रोक लगा। दोस्तों 17 अप्रैल वो तारीख थी जब सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था सरकार ने कि वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा, जिसमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल था। इसके अलावा केंद्र ने यह भी भरोसा दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि केंद्रीय वक्फ परिषद के साथ साथ दूसरे बोर्ड्स में कोई भी नई नियुक्ति नहीं होगी। ये सब कुछ केवल 2 सुनवाइयों में हुआ था। तो अगर सीजेआई ये बात कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मामले का निपटारा हो जाए, तो हमें यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि 2 सुनवाइयों में अमूमन इस तरह के अंतरिम आदेश पारित नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट। हालांकि अब इस पूरे के पूरे मसले पर 15 मई तक सबकी निगाहें बनी हुई है। 15 मई को कोर्ट एक बार फिर बैठेगी और नई ये पूरी की पूरी पीठ होगी, क्योंकि पीठ में जस्टिस खन्ना रिटायर हो चुके होंगे, जस्टिस गवई मौजूद होंगे, और ये पीठ किस तरह की उसके बाद इस मामले को आगे ले जाता है, इस पर लगातार हमारी निगाहें बनी रहेगी। दोस्तों इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया था सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए, और सरकार ने उसके बाद हलफनामा दाखिल भी किया। और सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया उसमें सरकार ने वक्फ बाय यूजर को सही बताया। वक्फ बाय यूजर जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा रखी है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने इस पूरे मामले में जवाब दिया, और ये जवाब भी बड़ा भारी भरकम था। 1332 पन्नों का ये जवाब था, लंबा चौड़ा जवाब था। और इस जवाब में, इस हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केंद्र सरकार ने कहा कि पुराने वक्फ कानून के प्रावधान का मतलब हवाला दिया और कहा कि वक्फ बाय यूजर सहित वक्फ संपत्तियों का जो रजिस्ट्रेशन है वो 1923 से अनिवार्य है। और इसके अलावा सरकार ने कहा कि आस्था और पूजा के मामले को हमने इसमें अछूता रखा है। मतलब आस्था या फिर धर्म का ये मामला नहीं है, ये किसी भी तरह से धार्मिक व्यवस्था के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों की जो धार्मिक प्रथाएं हैं उनका हम पूरा सम्मान कर रहे हैं। और इस पूरे मसले को लेकर जब सरकार की तरफ से हलफनामा आया, तो क्योंकि जो याचिकाकर्ता थे, जो इस पूरे के पूरे मामले में इस कानून का विरोध कर रहे थे, उनकी तरफ से भी इस सरकार के जवाब का विरोध आ गया तुरंत। क्योंकि दोस्तों इस जवाब में बात ही ऐसी कही गई थी। सरकार ने इस हलफनामे में एक दावा किया। सरकार ने दावा किया कि साल 2013 के संशोधन के बाद जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार संशोधन लाई थी, जिसको लेकर सवाल संसद में उठाए विपक्ष ने कि आपको इस संशोधन में इतनी दिक्कत थी तो फिर उस वक्त की बीजेपी ने सपोर्ट क्यों किया। खैर वो तो एक सवाल था जिसका जवाब बीजेपी दे नहीं पाई, लेकिन ये दावा किया है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सरकार ने कि 2013 के संशोधन के बाद जो वक्फ की जमीन है 20 लाख एकड़ बढ़ गई केवल 2013 से 2000 मतलब जब तक सरकार ने आंकड़ा दिया तब तक। प्राइवेट और सरकारी संपत्तियों पर कब्जे के लिए वक्फ प्रावधानों के दुरुपयोग का आरोप भी सरकार ने इस हलफनामे में लगाया। मतलब सरकार का दावा बहुत बड़ा था। सरकार का ये दावा था कि 2013 के बाद से औकाफ एरिया में 116% की बढ़ोतरी हो गई, विच इज ह्यूज। हालांकि सरकार के हलफनामे के दावे की तुरंत उन्होंने उसके दावे की हवा निकालने की कोशिश की। उस दावे का जवाब दिया उन लोगों ने जो कि इस कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के इस हलफनामे का जबरदस्त विरोध किया और ये भी कहा कि ये जो सरकार ने आंकड़े दिए हैं ये बिल्कुल गलत है, झूठे आंकड़े सरकार दे रही है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी जवाबी हलफनामे में कहा कि दरअसल सरकार जो है वो गलत आंकड़े देकर कोर्ट को गुमराह कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट में दूसरे पक्ष ने कहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये भी कहा कि सरकार का जो दावा है ये बढ़ा चढ़ाकर सरकार पेश कर रही है और उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने हलफनामा दायर किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि सरकार तो खैर गलत दावा कर ही रही है सुप्रीम कोर्ट के आगे, उस सुप्रीम कोर्ट उस अधिकारी पर कार्रवाई करे जो ये दावा गलत लिख रहा है, जो हलफनामा लिख रहा है उसने ही गलत जानकारी लिखी है। यानी आप कह सकते हैं कि बोर्ड ने जो 2013 का सरकार का दावा है कि इतनी एकड़ जमीन बढ़ गई केवल 2013 से अब तक वक्फ की, उसको सिरे से खारिज ही नहीं किया है, उसको झूठा बताया है, सरकार के दावे को झूठा बताया है। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि 70 से ज्यादा याचिकाएं इस पूरे के पूरे मसले में जा चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना था कि इतनी सारी याचिकाएं हैं कि सबको सुनना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम 5 याचिकाओं की सुनवाई करेंगे। तो जितने भी लोग इस कानून के खिलाफ हैं अपने सारे पॉइंट्स जो है इन 5 याचिकाओं में डाल दीजिए। तो इन 5 याचिकाओं में कौन कौन सी याचिका है दोस्तों? एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की याचिका है, एक असदुद्दीन ओवैसी की याचिका है दोस्तों, इसके अलावा एक डीएमके की याचिका भी है।
MK स्टालिन की पार्टी DMK वो सबसे पहले लोगों में से थे जिन्होंने कहा था, जैसे ही ये कानून पास हुआ था संसद से, तो सबसे पहले DMK ने कहा था कि वो इस कानून के विरोध में जाएंगे। हालांकि वो कांग्रेस पार्टी थी जिसने सबसे पहले इसके विरोध में याचिका दाखिल की थी। उसके बाद लगभग हर पार्टी ने, हर विपक्षी दल ने, बीजेपी को छोड़कर लगभग हर विपक्षी दल ने इसके खिलाफ अपनी अपनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली हैं। लेकिन अब इस पूरे के पूरे मामले में आगे की तारीख दे दी गई है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है न्यूज एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल। वो ऐसा दिखता है, और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा ये चैनल कब तक चलेगा। जितना हो सके मेरे दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि अगर इस चैनल को ब्लॉक कर दिया गया या फिर ये चैनल बंद हो गया तो कम से कम आपको पता होगा कि आप मुझे कहां देख या सुन सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल में मैंने कोई पॉलिटिकल खबर अब तक पोस्ट नहीं की है, लेकिन अगर इस चैनल को कुछ हो गया तो मैं इसी चैनल में आपको लगातार मिलती रहूंगी। दोस्तों मेरे दूसरे चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।